दोस्तों, भारत एक सोच, धर्म, समाज और राजनीति के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अपने पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आज़ादी के आंदोलन के मुख्य चरण क्या थे, कैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरी एक भारतीयता की पहचान सबको मिली और अंग्रेज़ों को हम यहाँ से भगाने में कामयाब हो गए। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कुछ अफवाहें जो समाज में फैलाई जा रही हैं, जो आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हैं, उनके बारे में हम कुछ बात करेंगे। क्योंकि मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी कुछ नाम लिए, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में जो मैंने बात ली वो निश्चित रूप से हमारी आज़ादी के आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आज ख़ास तौर से कांग्रेस को, गांधी को और नेहरू को बदनाम करने के लिए ऐसी कुछ चीज़ों को फैलाया जा रहा है कि मानो ये लोग गलत रास्ते पर थे और जो सही रास्ते पर चलने वाले लोग थे उनको ये महत्व नहीं दे रहे थे, उनको ये इग्नोर कर रहे थे और इन्होंने अपनी मनमानी से उन लोगों को बाईपास किया, साइड ट्रैक किया या उनकी बात नहीं सुनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक बहुत लोकप्रिय तरीके से बात को फैलाया जाता है कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा लेते। अब ये बात में किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है। जब भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई तो उस समय महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा कि भगत सिंह हमारी देश की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़े सिपाही हैं, उनको मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। लॉर्ड इरविन ने उस पत्र को पूरा इग्नोर कर दिया। उस लेटर को उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया और उस समय गांधी इरविन पैक्ट, इसकी तरफ पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। गांधी जी उस पैक्ट को से पीछे नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो इस पर टिके रहे और इसका उन्होंने ज़्यादा आग्रह नहीं किया। ज़्यादा आग्रह न करने का एक और भी कारण था और वो कारण था कि भगत सिंह को जो फांसी की सज़ा हुई वो हिंसक घटना में भाग लेने से हुई और वो हिंसक घटना थी सॉन्डर्स के मर्डर के बारे में। सॉन्डर्स के मर्डर में उनका हाथ था और इसीलिए उनको फांसी की सज़ा हुई। दूसरा उनका जो बड़ा काम था असेंबली से बम फेंकना, उसमें तो खैर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई, पर ये सॉन्डर्स के मर्डर में वो इन्वॉल्व थे, इसीलिए। और गांधी जी अहिंसा की बात को सामने ला चुके थे। गांधी जी का निर्धार था कि मैं अहिंसा के रास्ते पर ही देश को ले चलूँगा। अब तीसरी बात यह है कि भगत सिंह जो खुद थे, भगत सिंह खुद ये माफ़ी के पक्ष में नहीं थे। ये आपको बता दूं कि कई लोग हमारे महाराष्ट्र में एक व्यक्ति को वीर कहते हैं जिसने 5-7 बार माफ़ी मांगी कि हमको माफ़ कर दो, हम आपके रास्ते पर चलेंगे। भगत सिंह इसके उलट थे। जब उन्हें कहा गया कि आप माफ़ी मांग लो, अभी तो आप 23 साल के हो, आपके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, शादी करना, ये करना और अपना जो काम करते रहना है, तो उन्होंने कहा खबरदार जो आपने मेरी तरफ से माफ़ी मांगी। और इसके उलट उन्होंने कहा कि मुझे फांसी क्यों दे रहे हो, मैं तो एक क्रांतिकारी हूँ, आप मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने रखिए और वहाँ मेरी मृत्यु करवाइए। तो फांसी का तो सवाल ही नहीं था, वो तो उससे भी आगे निकल चुके थे। माफ़ी मांगने का सवाल नहीं था, वो चाहते थे कि उनको फायरिंग स्क्वाड के सामने एक क्रांतिकारी के रूप में उनकी मौत की जाए। तो खैर ये भगत सिंह का सवाल है। लगे हाथ ये बता दूं कि भगत सिंह निश्चित रूप से ये वामपंथी थे, ये नास्तिक थे और उनके विचार उन लोगों को कम से कम हजम नहीं होंगे जो इस प्रकार की अफवाहें उड़ा रहे हैं। भगत सिंह पूरी तौर से मजदूरों के अधिकार, किसानों के अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित थे और बाद में चलकर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जो रास्ता है जन आंदोलन का, उसी रास्ते पर चलकर हमको आज़ादी मिल सकती है। तो ये पूरा अगर हम चित्र देखें तो उसमें भगत सिंह और गांधी का अंतर विरोध नहीं दिखता, ये दिखता है कि कैसे भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, एक सही रास्ते पर चले और बाद में उन्होंने माफ़ी मांगने से की कोई ज़रूरत नहीं समझी। खैर फिर दूसरा कहा जाता है
कि जवाहरलाल नेहरू ये भगत सिंह को मिलने जेल में नहीं गए। अब ये भाई लाहौर जेल में भगत सिंह थे। एक बात का मुझे लालच आ रहा था वो बता दूं, भगत सिंह जब जेल में थे तो जेल में उन्होंने वहाँ के जेल के लाइब्रेरियन के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी। मुसीबत क्या खड़ी कर दी कि लाइब्रेरी की जितनी किताबें थी उन्होंने पढ़ डाली और बोले और किताबें लाओ और किताबें लाओ। और भगत सिंह की फांसी के पहले का एक बहुत प्यारा वाक्य आपको बता दूं कि जब भगत सिंह की फांसी का वक्त आया, जेलर ने कहा चलो आपकी फांसी का वक्त हो गया, तो भगत सिंह कहते हैं मुझे 5 मिनट और दो, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ये किताब मैं पूरी कर लूँ। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी की किताब को पढ़ रहा है, मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए। खैर मुख्य बात पर आता हूँ। तो जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू का सवाल है, जवाहरलाल नेहरू भगत सिंह को मिलने जेल में गए थे। उस समय वो लिखते हैं कि जेल में जब मैं गया तो मैं इन क्रांतिकारियों को पहचान तक नहीं सका क्योंकि ये भूख हड़ताल पे थे। इनकी हालत बहुत ख़राब थी, मैं देख नहीं पाया जितनी बुरी हालत इनकी थी। और खैर दूसरे दिन के ट्रिब्यून में, जो स्थानीय अखबार था लाहौर का, लाहौर में खबर आई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों को मिलने जेल में आए थे। तो ये झूठ की पुड़िया भी कोई फैला रहा है, जो र्यूमर्स फैलाने में। और खैर आजकल तो फेक न्यूज़ का ज़माना है, र्यूमर फैलाना तो पुरानी बात हो गई है। ये फेक न्यूज़ कंस्ट्रक्ट करके भी लोग अपना उद्देश्य साफ करना चाहते हैं। और यहाँ ये भी बता दूँ कि भगत सिंह ने जवाहरलाल नेहरू की तारीफ़ की थी। उन्होंने नौजवानों को कहा था कि आगे देश की प्रगति का रास्ता जवाहरलाल नेहरू के रास्ते पर चलकर चलेगा, क्योंकि वो जानते थे नेहरू एक समाजवादी हैं जो पब्लिक सेक्टर में विश्वास रखते हैं। पब्लिक सेक्टर के बगैर देश की प्रगति नहीं हो सकती। वो जानते थे कि नेहरू एक रैशनल व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति हैं। तो इस आधार पे उन्होंने अपनी लेखनी में अपने साथियों को और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी कहा कि आप जवाहरलाल नेहरू का रास्ता पे आप चलिए। तो ये दोनों बातें यहाँ हो गई। अब तीसरा जो मुद्दा आता है वो है गांधी और भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का पूना पैक्ट। बहुत सारे दलित लीडर्स और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ऐसा कहते हैं कि पूना पैक्ट जो हुआ वो दलितों के साथ एक विश्वासघात था। अब ये पूना पैक्ट था क्या? 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने एक अवार्ड दिया। ये अवार्ड क्या था? अवार्ड था कि भारतीय इलेक्टोरेट में 3 सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें फ़र्क होता है। सेपरेट यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र और रिजर्व यानी सुरक्षित आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। तो मैकडोनल्ड अवार्ड में कहा गया कि मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होगी, दलितों की अलग होगी और बाकी हिंदुओं की अलग होगी। अब ये समाज को बांटने का बड़ा तरीका उनका कि एक तरफ तो हिंदू मुसलमान को बांट रहे, दूसरी तरफ हिंदू दलित को बांट रहे। तो यहाँ मुसलमानों के बारे में तो खैर गांधी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि मुस्लिम लीग का अपना बहुत बड़ा प्रभाव था। पर जहाँ तक दलितों का सवाल था, उन्हें लगा कि अगर दलित भी एक बृहत हिंदू समाज से पूरे अलग हो जाएंगे तो हमारा आज़ादी का आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। और क्योंकि ये हर गांव में बिखरे हैं, हर गांव में हर क्षेत्र में दलित और सवर्ण के बीच में संघर्ष हो सकता है जो देश की एकता के लिए बहुत खराब होगा। और तीसरा उनके दिमाग में ये भी था कि इनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी देकर बाकी सवर्ण लोगों को भी आज़ादी के आंदोलन से हम जोड़ सकते हैं। तो खैर जब ये बात चली तो डॉक्टर अंबेडकर पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा दबाव था कि कहीं गांधी के उपवास के कारण उनकी मृत्यु न हो जाए। उन्होंने भी इस पर गहराई से सोचा और वो इस निष्कर्ष पे आए कि अगर हमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलती है तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। और जब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात आई तो कुछ लोगों ने कहा जितना उनका प्रपोर्शन है, जितना उनका प्रतिशत है दलितों का, उतनी उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी दी जाए। गांधी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना उनका परसेंटेज है उससे ज़्यादा उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और वहीं से एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक एक्शन दलितों के लिए जो किया उसमें गांधी जी का उस प्रकार से योगदान था। और जहाँ तक मैं बता चुका हूँ
कि गांधी खुद अंबेडकर के बातों से बहुत प्रभावित थे। वो खुद अंबेडकर के प्रभाव में आकर ही उन्होंने छुआछूत के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। और उसी के साथ साथ मैंने ये भी बताया कि उनकी मुख्य विचारधारा थी कि दलितों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए, समाज के साथ जोड़ना चाहिए। उन्हें जो अलग रखा जाता है अस्पृश्यता के आधार पर, वो गलत है। इसलिए उन्होंने निजी जीवन में कुछ फैसले किए, जैसे अपने आश्रम में एक दलित परिवार को रखा। फिर उसके बाद दिल्ली वो जब जाते थे तो वहाँ की भंगी कॉलोनी, मैनुअल स्कैवेंजर्स जो थे, जो दलित समाज में भी सबसे निचले तबके पर जिनको रखा जाता है, उनके यहाँ रहते थे। और तीसरा, उसी के साथ साथ उन्होंने कई बातों को किया जो दलित समाज को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए कोशिश थी। पहली कोशिश ये थी, जैसे आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद जब पंडित नेहरू अपनी कैबिनेट को फाइनलाइज कर रहे थे, तो अपने गुरु महात्मा गांधी डायरेक्ट पॉलिटिक्स में तो थे नहीं, सरदार पटेल और नेहरू देख रहे थे, पर फिर भी उन्हें पता था कि गांधी के मार्गदर्शन की हमको ज़रूरत है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिनिस्टर्स की लिस्ट बनाई, कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट बनाई और गांधी के पास गए। बोले, बापू आप जरा ये लिस्ट को देख लीजिए, मतलब अप्रूव कर दीजिए। गांधी ने लिस्ट नहीं देखी। गांधी ने कहा, एक बात बताओ, इसमें अंबेडकर का नाम है क्या? नेहरू बोले, है। बोले, ठीक है, बाकी आपको जो करना है करो, मुझे इतना ही कहना था। फिर नेहरू फिर से जाते हैं गांधी के पास। वही उनका एक हाई कोर्ट है, उनका सुप्रीम कोर्ट गांधी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी का सबसे महत्वपूर्ण रोल, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन बने? तो नेहरू फिर से पहुंच जाते हैं अपने गुरु के पास। बोलते हैं, बापू ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के लिए किसको रखा जाए? तो बापू कहते हैं, इसके लिए अंबेडकर उचित होंगे। और इसीलिए वो ऐसा संविधान चाहते थे जिससे यहाँ के अछूतों, शूद्रों, दलितों को बराबर अधिकार मिले। और अंबेडकर ने उस संविधान पर पूरा न्याय किया। अब ये बात और है कि वो संविधान को बाईपास करने के लिए दूसरे तरीके लगाए जा रहे हैं। इसलिए अंबेडकर ने भी कहा कि केवल संविधान अच्छा बनने से कोई समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक संविधान के पालन करने वाले पूरी ईमानदारी से इसको नहीं करते, तब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। ये खैर अंबेडकर जी की बात हो गई। और उसी अंबेडकर जी के साथ चलकर दूसरी बातें भी कुछ कही। दूसरा बात कही जाती है कि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, खैर नेहरू ही नहीं, गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को बहुत उचित जगह नहीं दी। मैंने पहले ही बताया, सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दूसरी बार जब वो अध्यक्ष बने तो गांधी की इच्छा नहीं थी कि वो अध्यक्ष बने। और उसका कारण ये नहीं था कि गांधी जी को उनसे कोई निजी नफरत थी। कारण ये था कि सुभाष चंद्र बोस ये अहिंसा को उतने पक्के तरीके से नहीं मानते थे। गांधी के लिए अहिंसा एक सर्वोपरि सिद्धांत था। और सुभाष चंद्र बोस ये कहते थे, अगर हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ा तो हम अपनाएंगे। और खैर इसके चरम सीमा तो इसकी तब आई जब द्वितीय महायुद्ध के समय कांग्रेस कमेटी कार्य कमेटी ने फैसला किया कि अब हम देश में आंदोलन करेंगे, देश को आज़ादी दिलाने की कोशिश करेंगे। उस समय सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन का दुश्मन कौन है? जापान और जर्मनी। तो हम उनसे हाथ मिलाकर ब्रिटेन को हराने की कोशिश करेंगे। पूरी कांग्रेस की कार्य समिति ने इसको अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने वालों में सबसे आगे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। खैर अब ये हुआ तो सुभाष चंद्र बोस छोड़कर चले गए। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज जब गठन हुआ तो उसमें रंगून से अपने ब्रॉडकास्ट में उन्होंने महात्मा गांधी को इसकी सूचना दी, उनका आशीर्वाद लिया। और उनकी जो 3 ब्रिगेड्स थी आज़ाद हिंद फौज की, ब्रिगेड नंबर 1 गांधी ब्रिगेड, नंबर 2 नेहरू ब्रिगेड, नंबर 3 मौलाना आज़ाद ब्रिगेड। क्या सुंदर बात है कि एक तरफ उनके राजनीतिक मतभेद हैं,
पर निजी रूप से वो गांधी का स्थान जानते हैं, नेहरू का स्थान जानते हैं, मौलाना आज़ाद का स्थान जानते हैं। और फिर बाद में खैर युद्ध के बाद दुर्भाग्यवश, अब इसके बारे में कंट्रोवर्सी है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई या नहीं हुई उस पर मैं नहीं जाऊंगा, पर दुर्भाग्यवश हमने उन्हें खो दिया एक सक्रिय रूप में। पर ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज पर केस चलाया, मुकदमा चलाया। ये मुकदमे किसने लड़े? आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ जो ब्रिटिश सरकार ने मुकदमे लड़े, उसके लिए एक व्यक्ति जो वकालत पास करके आया था और वकालत नहीं करता था, उसने अपने फिर से वकालत का कोट पहना। उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। और कांग्रेस के बड़े लॉयर्स भूलाभाई देसाई, कैलाशनाथ काटजू, ये सामने आए और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए पूरा काम किया। और खैर, जो लोग सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर कहते हैं कि हमारे विचार सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलते हैं, उनको मैं बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस के विचार सबसे ज़्यादा किसी से मिलते थे तो वो थे जवाहरलाल नेहरू से। सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू को अपना बड़ा भाई मानते थे, दोनों समाजवादी थे, दोनों पब्लिक सेक्टर के समर्थन में बात करते थे, और दोनों का आपस में जो दोस्ती थी उसका आधार उनकी विचारधारा थी। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट फोरम इस विचारधारा के लोगों को जवाहरलाल नेहरू भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे। और वो विचारधारा वाले जो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस से हमारे विचार मिलते हैं, उनको मैं केवल इतना बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस की जो के नाम पर जो पार्टी बनी फॉरवर्ड ब्लॉक, वो वामपंथ के मोर्चे में 34 साल तक सत्ता में रही। और वो ऐसी पार्टी थी जिसने समाजवाद की बात की, मजदूरों के अधिकार की बात की, और वो पूरे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं फॉरवर्ड ब्लॉक ने उसके बारे में बात की। तो खैर, ये भ्रांतियां जानबूझकर फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोग जानते हैं कांग्रेस में गांधी का जो दर्जा है उसका कोई मुकाबला नहीं है। नेहरू ने जो किया बाद में आज़ादी के आंदोलन के बाद आधुनिक भारत की नींव रखी, आज़ादी के दौरान भी उनका ये जो था वो भी एक महत्वपूर्ण था। और अंत में इतना बता दूं कि लोग ये भी कहते हैं कि नेहरू के बदले सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते तो बहुत अच्छा होता। इससे गलत कोई बात नहीं हो सकती। उनका कहना है कि गांधी ने गलती से जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, पटेल को प्रधानमंत्री बनाना था। तो यहाँ बता दूं, मेरे दिमाग में 3 कारण हैं जिसके कारण महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को अपना उत्तराधिकारी देश का प्रधानमंत्री चुना। कारण नंबर 1, सरदार पटेल उम्र में नेहरू से बहुत बड़े थे और गांधी को लगा होगा कि देश की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाना चाहिए जो कुछ सालों तक देश को आगे ले जाकर चल सके, क्योंकि सरदार पटेल की उम्र जो थी वो गांधी की उम्र के क्लोज थी, जवाहरलाल नेहरू से बहुत बड़े थे। नंबर 1। नंबर 2, पूरे दुनिया के बारे में नेहरू को बहुत अनुभव था। वो पूरी दुनिया की नस नस जानते थे, दुनिया में क्या आंदोलन चल रहे हैं, दूसरे देशों से संबंध रखना पड़ेगा आज़ादी के बाद, वो संबंध कैसे रखना पड़ेगा वो नेहरू ज़्यादा जानते थे। और तीसरा, नेहरू बहुत लोकप्रिय थे। बम्बई की एक मीटिंग में नेहरू भी थे, सरदार पटेल भी थे। एक पत्रकार ने आकर सरदार पटेल को कहा, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको देखने सुनने इतने लोग आए। तो सरदार पटेल जैसे वो ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, ये लोग मुझे देखने नहीं आए, ये जवाहर को देखने आए हैं, जो जवाहर उसके बीच में उनको सुनने आए हैं। तो खैर, ये सब चीज़ों के आधार पे वो कहते हैं अगर सरदार पटेल होते तो कश्मीर का मुद्दा नहीं रहता। मैं कश्मीर का अलग से एपिसोड लूँगा, पर इतना आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में जो भी नीतियां ली उसमें पूरे कैबिनेट का अप्रूवल था। सरदार पटेल जैसे व्यक्ति अपनी राय के खिलाफ किसी गलत चीज़ को होने नहीं देते थे। अगर इस प्रकार की बात होती तो कैबिनेट से इस्तीफा देते थे। उन्होंने तो जवाहरलाल नेहरू को कहा कि आप मेरे छोटे भाई हो और आप मेरे लीडर हो, मैं आपके साथ काम किया है। बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों ने फैलाने की कोशिश की कि नेहरू और पटेल में बहुत मतभेद हैं, तो उसके जवाब में सरदार पटेल एक बहुत भावनात्मक पत्र नेहरू को लिखते हैं। वो कहते हैं, लोग कुछ ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं, पर जवाहर, तुमने और मैंने महात्मा गांधी के चरणों पर बैठकर राजनीति सीखी है। हमारे बीच में
कोई किसी प्रकार की गैर समझ नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और मैं पूरी श्रद्धा के साथ आपके कैबिनेट में आपके साथ काम करूंगा। तो दोस्तों, ये है सच्चाई। उसको कितने गलत तरीके से आज प्रस्तुत किया जा रहा है वो आपके सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन तथ्यों को आप लेंगे और मुख्य रूप से इन सिद्धांतों को आप लेंगे, वो सिद्धांत जो इन सब महान नेताओं ने हमारे सामने रखे, जिसके कारण हमारी आज़ादी मिली, जिसके कारण एक आज़ाद भारत में आधुनिक भारत, आधुनिकता की नींव रखी, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम देखने की कोशिश करेंगे कि जहाँ एक तरफ आज़ादी का आंदोलन चला, ये सांप्रदायिक ताकतें क्या कर रही थी, ये हम अगले एपिसोड में देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।